प्रिय छात्र नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में आलोक वर्मा की पतंग कविता का पहला अंश पढ़ा था। आइए अब हम इसका दूसरा अंश पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैग भरते हुए चलते हैं ताल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के किनारों तक, उस समय गिरने से बचना है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। आइए हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब इनमें जैसे कुछ कठिन शब्द आते हैं वो बता देता हूँ। बेसुध का मतलब होता है मस्त या तल्लीन होना, और मृदंग का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र जिसका स्वर मधुर होता है। पैग का बढ़ते का मतलब होता है झूलते हुए, और वेग का मतलब होता है गति, रोमांचित यानी रोंगटे खड़े करते हुए, अति प्रसन्न, और महज का मतलब होता है मात्र, केवल। अब इसका भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। जब जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कवि वर्णन करते हुए बताता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल शरीर वाले होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती हैं बेचैन पैरों के पास, यानी बच्चों का जो शरीर है वो जन्म से ही कोमल है, अर्थात उनके शरीर एक एक हल्के फुल्के हर प्रकार की चोट और खरोच सहने योग्य होते हैं। उनके पैरों में अतीत बेचैनी होती हैं, जिनके कारण वे मानो सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। वे मानो घूमती हुई सारी धरती पर झूम जाना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती हैं कि उन्हें कठोर ठंड, सर्दी, गर्मी, धूप आदि का बहुत तक नहीं होता। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चलते आते हैं ढाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कवि इनके माध्यम से कह रहा है कि जो बच्चे अपने पैरों से पूरी धरती को नाप डालते हैं, वे मानो घूमती हुई पूरी धरा पर जो है घुमा आना चाहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी मस्ती भरी रहती हैं जिसे वे कठोर सर्दी और गर्मी, धूप आदि का बहुत तक उन्हें नहीं होता, उनका इसका ज्ञात तक नहीं होता। वे पतंग उड़ाते समय कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो छतें बहुत नरम हो चुकी हो, और छतों पर दौड़ने से उनके पदचापों की जो लयपूर्ण गति होती हैं ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने मृदंग का मधुर स्वर सब और गुंजयमान हो गया हो। जब बच्चे छतों पर झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं और छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए चलते हैं, तो ऐसी गतिविधि से लगता है कि वे मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचीली गति से झुक रहे हो। ऐसी स्थिति में उन्हें छतों की खतरनाक किनारों से उनके शरीर की रोमांचिक मस्त
लय नीचे गिरने से बचा लेती हैं, अथवा पतंगों की जो आकाश की ऊंचाइयों तक जाती हुई धड़कती डोरी रूपी धड़कनें उन्हें गिरने से थाम लेती हैं। मानो पतंगों की डोर के सहारे उन तरंगित बच्चों की गिरने से रक्षा हो रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए कई बार इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, पहले ही इसमें दे रखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब इसका आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि बच्चे जन्म से ही हल्के फुल्के एवं कोमल होते हैं। वे चोट खरोच आदि सहने के आदि हो चुके होते हैं, फुर्तीले होते हैं। शरीर में लचीलापन रहने से वे कठोर चीज़ों से टकराने से बच जाते हैं तथा चोटिल नहीं होते हैं। अगला इसमें पूछा गया है कि छतों को भी नरम बनाते हुए इसमें पूछा गया है कि छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं उनसे वो कैसे बच सकते हैं, है ना। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इसमें से क्वेश्चन हमारा बन के आता है कि छतों की प्रकार खतरनाक किनारों से वो कैसे बच जाते हैं। तो इसका आशय यह है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय बच्चे प्राय दीवार पर आ जाते हैं और उनके साथ गिरने का जो भय होता है, भय रहता है, परंतु बच्चे लहराते हुए दीवार के किनारों तक जाते हैं तथा लचीली गति से वापस आ जाते हैं। उस समय जोश, फुर्ती एवं मस्ती के कारण बच्चे खतरनाक किनारों से बच जाते हैं। अगला इसमें पूछा है कि डाल की तरह लचीला वेग से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर पेड़ की डाल में लचीलापन होता है। बच्चों का जो शरीर है वो इसी प्रकार से लचीलापन उसके अंदर है, जिसमें वे डाल की तरह झुलकर भी उसके वेग से स्वयं को बचा लेते हैं। अगला इसमें पूछा जाता है कि बच्चों के पैर किस कारण बेचैन रहते हैं। बच्चों के जो पैर हैं वो किस कारण से बेचैन रहते हैं? तो बच्चों के जो पैर होते हैं, बच्चों के पैरों में चपलता होती है और इसी कारण से उनके पैर हर समय गतिशील रहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि धरती को नापने के लिए एवं सारी धरती का चक्कर काटने के लिए बच्चों के पैर बेचैन रहते हैं। अब आपको इस पैराग्राफ में से एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम आने वाली है 2 वर्ष की, तो आपको एग्ज़ाम में से सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने ये जो पद पढ़ा है, जो अंश पढ़ा है कविता का, इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य क्या है? तो इसका भाव सौंदर्य यह है कि बच्चे में चंचलता, शीघ्रता, लचीलापन एवं फुर्ती होती हैं। वे पतंग उड़ाते समय सारे परिवेश को उल्लास से भर देते हैं और आनंद मग्न रहते हैं। ये इसका जो है भाव सौंदर्य होगा। अगर इसकी बजाय आपको अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छतों को नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर जो है इस पंक्ति के अंदर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें छतों को नरम बनाने तथा दिशाओं को, छतों को मृदंगों की तरह बजाने की संभावना या कल्पना की गई। तो यहाँ पर मतलब अलग अलग प्रकार की जो चीज़ों को दर्शाया जाता है या कल्पना ही की जाती है। कवि जब भी कल्पना कर रहा होता है 2 अलग अलग
वस्तुओं के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए हम इस कविता का तीसरा अंश पढ़ते हैं। ये कविता के साथ में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इस कविता का जो वर्णन है अपने शब्दों में बताना है, मैं आपको बताता हूँ। भादो मास में तेज बौछारें बढ़ती हैं। भादों के बीतते ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है तथा आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। मौसम समाप्त हो जाता है जिसकी वजह से आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और तब सवेरा खरगोश की लाल भूरी आंखों के समान खिला खिला लगता है। धरती पर धूल और रास्तों में कीचड़ नहीं रहता है। आसपास का सारा वातावरण चमकने लगता है। हवा भी मोहक बहने लगती है और फूल पौधों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। तब पतंगबाजी का मौसम आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो कवि ने पतंग की ऐसी विशेषता बताने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली का प्रयोग किया। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव व्यक्त किया है। यानी कवि ने इन सबको बताने के लिए कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव व्यक्त किया है तथा बताना चाहता है कि पतंग इन खूबियों से ही आकाश में दूर तक, ऊंचाई तक जो है उड़ पाती है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बीम को स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारों गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब इसमें जो बीम है वो तेज बौछारें, जिसका मतलब होता है गतिशील दृश्य बीम, बताया गया है लेखक ने इसमें। फिर कहा गया है कि सवेरा हुआ, तो ये एक स्थिर दृश्य बीम है। उसके बाद कहा गया कि खरगोश की आंखों जैसा लाल, ये भी एक स्थिर चाक्षुष बीम है। चक्षु यानी आंखों से देखा जाने वाला। पुलों को पार करते हुए, अब ये गतिशील दृश्य है। साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी गतिशील दृश्य है। घंटी बजाते हुए, ये श्रव्य यानी घंटी सुनना, तो बजाते हुए श्रव्य भी में। चमकीले इशारों से, जो गतिशील चक्षु भी में गतिशील है, और आंखों से क्योंकि वो साइकिल चला रहे हैं और घंटी बजाकर जो है इशारे कर रहे हैं, आंखों से इशारे कर रहे हैं। आकाश को मुलायम बनाते हुए, तो इसमें स्पष्ट बीम, पतंग ऊपर उठ सके, इसमें दृश्य बीम। इसी प्रकार पूरी कविता में बिंबों की सुंदर सृष्टि देखी गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास बहुत ही हल्की, कोमल और गद्देदार तथा
चोट सहने में समर्थ होती हैं। बच्चे भी हल्के फुल्के, कोमल, नाजुक और चोट सहने में सक्षम होते हैं। इसी कारण वे पतंग उड़ाते समय या खेलते समय खूब भाग दौड़ कर लेते हैं। इसमें बच्चे उपमेय तथा कपमास उपमान है। देखिए अलंकार हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उपमा अलंकार कैसे, क्योंकि इसमें बच्चे का जो है वो क्या है, उपमाएं तथा कपास उपमा होते हैं। होने से बच्चों का कपास से और उपमान संबंध स्थापित होता है, ठीक है। अब पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध स्थापित है। 5वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा जब पतंगे उड़ती हैं तो बच्चों का मन भी उनके साथ उड़ने लगता है, उनमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक होने पर भी वहां पर चढ़ आते हैं। उनके शरीर में अत्यधिक हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं। अगला आपका 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य। अब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से जो तात्पर्य है कवि का, वो यह है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब छतों पर उछल कूद करते हैं, दीवारों से छतों पर कूदते हैं और उनके चापों से मनोरम ध्वनि निकलती हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास सब और मृदंग बजा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसमें, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। पतंग उड़ाते समय मन में उमंग और उत्साह से उमंग और उत्साह से भरा हुआ होता है। इस कारण उस समय छतों पर दौड़ने पर भी उसकी कठोरता का आभास नहीं होता और मन पतंग के साथ उड़ता रहता है। इस कारण उन्हें छत कठोर नहीं लगती। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। तब हम चुनौतियों को कम मानकर आत्मबल का परिचय देते हैं तथा साहसी व तेजस्वी होने का अनुभव करते हैं। तो ये थे हमारे इस कविता से पाठ्य पुस्तक के आपके क्वेश्चन आंसर, जिनको हमने देखा है।